हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो सेशन है ये थोड़ा सा एक स्पेशल सेशन मैंने इसको रखा हुआ है। और इस स्पेशल सेशन में आज हम लोग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, दैट इज़ योर एंटी डिफेक्शन लॉ एंड किहोटो होलान केस। अभी कुछ दिन पहले दल बदल विरोधी कानून काफ़ी चर्चा में था, और जब भी दल बदल विरोधी कानून चर्चा में रहता है तो किहोटो होलान केस भी ऑटोमेटिकली चर्चा में आ जाता है। और क्योंकि ये न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आपके साथ ये नॉलेज शेयर की जाए और आपको भी इसके बारे में आइडिया दिया जाए दैट व्हाट इज़ एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लॉ एंड व्हाट इज़ कियोटो होलान केस ऑल अबाउट। आपको ये बताया जाए कि ये दल बदल विरोधी कानून क्या है और कियोटो होलान केस क्या है। दल बदल विरोधी कानून और क्योटो हुलान केस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर हमारे देश की राजनीति में, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो, अक्सर आपको ये चीज़ें मिलती हैं और ये न्यूज़ में अक्सर ये लॉ जो होता है वो ऑटोमेटिकली रहता है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस लॉ एंड अबाउट दिस केस। तो आज का ये सेशन जो है हमारा एक स्पेशल सेशन आप कह सकते हैं इसको, जस्ट टू इंक्रीज और टू अपग्रेड योर नॉलेज ये सेशन रखा गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है और क्योटो होलान केस क्या है। पहले हम लोग समझते हैं ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन का मतलब है बदलना, और एंटी लग गया इसका मतलब है उसके अगेंस्ट हो गया। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम बना सेंटर में और स्टेट में, स्पेशली स्टेट में आपको ये ज़्यादा मिलेगा कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना या पार्टी बनाना या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना, इट्स बेसिकली अ फंडामेंटल राइट। तो टू फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी और टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन और एनी पार्टी, इट्स अ फंडामेंटल राइट। और अगर हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं एंड आफ्टर सम टाइम हमारे कुछ डिफरेंसेस हो गए उस पॉलिटिकल पार्टी से, या हमारा हमारा आइडियोलॉजिकल क्लैश हो गया उस पॉलिटिकल पार्टी से, या हमको लगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिस आइडियोलॉजी को लेकर के चली थी या जिस आइडियोलॉजी को लेकर के बनी थी, नाउ दैट पॉलिटिकल पार्टी हैज़ डेविएटेड इटसेल्फ फ्रॉम दैट आइडियोलॉजी, तो संविधान ने मुझे अधिकार दे रखा है कि मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ सकता हूँ और मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता हूँ। तो हमारे देश की राजनीति में आप अक्सर देखते होंगे, कोई एक राजनेता आज इस पार्टी में है तो कल उस पार्टी में है। कोई कांग्रेस में था, पता चला वो बीजेपी में आ गया, कोई बीजेपी में था तो कांग्रेस में चला गया, कोई सपा में था तो बसपा में चला गया। ये चीज़ें हमारे देश की राजनीति में चलती रहती हैं और इसको ऑल टुगेदर हम ख़त्म भी नहीं कर सकते, हम इसको समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज चेंजिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ बेसिकली अ फंडामेंटल राइट। और इस पर टोटली बैन नहीं लग सकता कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े शुरू से, आप उसी पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे, क्योंकि ये मेरा अपना डिसीजन है, ये मेरी अपनी प्राइवेसी का मैटर है कि मैं किस पार्टी में रहना चाहता हूँ या किस पार्टी में नहीं रहना चाहता। अभी तक मेरी आइडियोलॉजी, सपोज करिए फॉर एग्जांपल, अभी तक मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ थी, बट ऑल ऑफ द सडन मुझे ऐसा फील हुआ कि कांग्रेस अब उस आइडियोलॉजी पे काम नहीं कर रही, तो ये मेरा अधिकार है कि मैं कांग्रेस से अपने आप को सेपरेट करके मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता हूँ, या मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आ सकता हूँ, किसी भी पार्टी में मैं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। तो चीज़ तो ये अच्छी रखी गई, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब लॉ बना हमारे यहाँ, तो हमको ये राइट दिया गया। ये राइट इसीलिए दिया गया कि आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर सकें अपने पॉपुलेशन का, उनके व्यूज़ का, उनके ओपिनियन का, उनके एस्पिरेशंस का, उनकी भावनाओं का जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और जो लोकल लीडर्स होते हैं, या जो हमारे देश में एमपीज़ हैं या एमएलएज़ हैं या जो लीडर्स हैं, उन्हें बेसिकली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं सदन के अंदर। तो फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेस, फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, हमने ये राइट एक पर्सन को दिया कि अगर आपको लगता है कि इस पार्टी में रह करके हमारी जनता का भला नहीं हो सकता, हमारी जनता की भलाई नहीं हो सकती, तो आपको राइट है कि आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हैं। तो जो चीज़ लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन में या जो लॉ दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बहुत अच्छा था
और आज भी बहुत अच्छा है। लेकिन किसी भी लॉ का यूज़ भी होता है तो किसी लॉ का मिसयूज़ भी होता है। तो एक दौर हमारे देश की राजनीति में ये चला कि इस चीज़ का मिसयूज़ होने लग गया, और इस चीज़ का मिसयूज़ इतना हुआ कि हमारे देश में इस क्लॉज से या इस राइट से हमारे देश में पार्टीज़ गिरने लग गई, पार्टीज़ गवर्नमेंट बनाने लग गई, और बहुत इजी हो गया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार को गिरा देना और किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सरकार में ले आना, क्योंकि आदमी एमपीज़ और एमएलएज़ की खरीद फरोख्त शुरू हो गई और ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम में। तो मैंने आपको बताया ना कि किसी भी लॉ का यूज़ होता है तो किसी लॉ का मिसयूज़ भी होता है। तो जब इसका मिसयूज़ बढ़ा हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया, भारत सरकार ने डिसाइड किया ड्यूरिंग राजीव गांधी गवर्नमेंट इन 1985 कि हमको इस लॉ को चेंज करना पड़ेगा और हमें इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी कि इट शुड नॉट बी सो इजी टू चेंज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी आती है। सरकार आज बनी, 2 दिन चली, तब तक एमपी ने या एमएलए ने पार्टी चेंज कर ली तो गवर्नमेंट गिर गई, फिर अब इलेक्शन होगा हमारे देश में। तो रेगुलर इलेक्शन होना भी हमारे देश में एक बर्डन क्रिएट करता है, और पॉलिटिकल सिस्टम में फिर स्टेबिलिटी नहीं रहती, इट क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल सिस्टम। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे राजीव गांधी साहब 1985 में हैं, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, 52nd अमेंडमेंट, और 52nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल जोड़ा गया, और इस 10th शेड्यूल में हमने दल बदल विरोधी कानून जोड़ दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें बहुत इलैबोरेटिव वे में हमने बताया दैट व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ एंड व्हाट आर देयर क्लॉज और what are provisions or how a person or how an MP or MLA can change a political party. तो दल बदल कानून, दल बदल विरोधी कानून हमने 52nd अमेंडमेंट के थ्रू 10th शेड्यूल में 1985 में ऐड किया। और बड़ा फेमस एक इंसिडेंट हुआ हरियाणा में, एक जो है एमएलए थे, उन्होंने एक दिन में 3-3 पार्टीज बदल डाली, और 3-3 पार्टी जब बदली तो उन्हीं के नाम पर एक पॉलिटिकल जो है हमारे देश में एक लाइन यूज़ होने लग गई, आया राम और गया राम की। आया राम गया राम का मतलब ही होता है कि आज आप यहाँ हैं तो कल आप वहाँ हैं। तो बेसिकली वो हरियाणा के जो विधायक साहब थे, एमएलए थे, उनका नाम बेसिकली आया राम था, और उन्होंने एक दिन में 3 पार्टीज़ बदल ली, तो तब से एक फेमस लाइन शुरू हो गई, आया राम गया राम। और अगर हर विधायक और हर सांसद इसी तरीके से पार्टी बदलेगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र स्ट्रेंथन नहीं होगा, लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। Changing political parties so frequently will definitely weaken the Indian democracy, and it will create instability in Indian democracy and political system. That's why Rajiv Gandhi government decided to change some clause, and that's why Rajiv Gandhi government amended the constitution, and that amendment was 52nd amendment in 1985, added the 10th schedule in the constitution, and in the 10th schedule you will find एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ कहता क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली वो कानून है, वो लॉ है जो इस बात पे फोकस करता है दैट हाउ एन एमपी और एमएलए विल बी डिक्लेयर्ड डिसक्वालिफाइड। ये जो दल बदल विरोधी कानून है ये इस बात से रिलेटेड है कि कैसे कोई सांसद और विधायक डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, और डिसक्वालिफिकेशन पर जब एंटी डिफेक्शन लॉ यूज़ होता है तो इस पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन लोकसभा एंड विधानसभा यू विल हैव ए स्पीकर, एंड इन राज्यसभा यू विल हैव द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो दल बदल विरोधी कानून बेसिकली एक लॉ है विच वॉज मेंट फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन एमपी और एमएलए ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दल बदलने के आधार पर एक सांसद और एक विधायक की जो सदस्यता है उसको समाप्त की जा सकती है। इसी से रिलेटेड आपका ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। और मैंने आपको बताया बड़ा फेमस इंसिडेंट हुआ था हरियाणा में आया राम और गया राम का। अब इस कानून में बेसिकली बात क्या कही गई है? तो इस कानून में बात ये की गई कि सबसे पहला पॉइंट इस कानून में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मीन्स यदि कोई सांसद या विधायक
जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़के आया है, जीत के आया है, अगर वो वॉलेंटरली, अगर वो अपनी स्वेच्छा से रिजाइन कर देता है उस पॉलिटिकल सिस्टम से, उस पॉलिटिकल पार्टी से, नॉट नॉट पॉलिटिकल सिस्टम से, उस पॉलिटिकल पार्टी से, या और वो सदन के अंदर पार्टी के लाइन का पार्टी के लाइन को फॉलो नहीं करता, उसको वॉयलेट करता है, तो उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मतलब इफ एन इलेक्टेड एमपी or an elected MLA voluntarily resign from the political system, from the political party on whose ticket that person has won the election, or if that MP and MLA violates the guideline or violates the direction of the party within the house, will be declared disqualified. अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी पार्टी से रिजाइन कर दे, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे वो जीत के आया, और या तो वो सदन के अंदर अपनी पार्टी के दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति, मीन्स अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति जो निर्दलीय सांसद बना है या विधायक बना है, अगर उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया जीतने के बाद, तो उसे भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, कोई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के आया, जीत के आया है, सांसद बना, विधायक बना, और अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में अपने आप को शामिल कर ले, ज्वाइन कर ले, तो उसकी भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये बात कही गई आपके 10th शेड्यूल के एंटी डिफेक्शन लॉ में। इसके कुछ अपवाद भी दिए गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट अपवाद ये दिया गया कि अगर 1/3 पर्सन, 1/3 सदस्य पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी से जाते हैं, तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। एक एक्सेप्शन केस रखा गया, 1/3 मेंबर विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, तो वो जो होगा वो दल बदल नहीं माना जाएगा। अब हुआ क्या कि इस लॉ का फिर मिसयूज शुरू हो गया। 90s में आप देखेंगे हमारे देश में बहुत ज़बरदस्त इसका मिसयूज शुरू होता है, और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट बना रही हैं, फिर गिर रही है, क्योंकि काफ़ी खरीद फरोख्त शुरू हो गई। तो इसलिए आगे चल करके इस लॉ को चेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया 91st अमेंडमेंट 2003 में, और 91st अमेंडमेंट 2003 में 1/3 को इंक्रीज करके 2/3 कर दिया गया, 2/3 कर दिया गया, क्योंकि 1/3 बहुत इजी होता है तोड़ना, तो कहा गया 2/3 होगा। अब अगर 2/3 पर्सन है तो आपका जो है वो एक्सेप्शन रहेगा, 1/3 नहीं रहेगा। और ये जो लॉ रहता है, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, बहुत न्यूज़ में रहा। लास्ट टाइम कर्नाटका विधानसभा में ज़बरदस्त हंगामा हुआ, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक केस चला गया, कर्नाटका विधानसभा के ही मैटर को, वहाँ के स्पीकर को, जिससे कोटोहिलान केस बहुत न्यूज़ में आ गया। इसी साल आपने देखा मध्य प्रदेश में जो सिंधिया जी हैं, उनका कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जाना, उनके ऊपर भी ये दल बदल विरोधी कानून लगने की बात आई। और अभी रिसेंटली आप देखेंगे सचिन पायलट का केस राजस्थान विधानसभा में, उसमें भी यही इशू उठा। तो अक्सर ये चीज़ें जो होती है वो न्यूज़ में आती रहती है, स्पेशली आपके स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम में। तो मैंने आपको बताया कि इसीलिए हम इस लॉ को चर्चा कर रहे हैं, इस लॉ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति है जो जिस पार्टी से चुनाव लड़के आया है, वो स्वयं अगर उस पार्टी से रिज़ाइन कर देता है, या वो सदन के अंदर अपनी पार्टी गाइडलाइन का वायलेशन करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति है, और वो निर्दलीय व्यक्ति जो चुनाव लड़के आया है, जीत के आया है, वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और मैंने आपको बताया
कि पहले एक्सेप्शन केस पे 1/3 मेंबर्स का था, अभी इसको इंक्रीज करके 2/3 कर दिया गया. अब आफ्टर डिस्कसिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, नाउ वी शुड डिस्कस दैट व्हाट इज कोएटो हिलान केस एंड व्हाई इट वाज इन न्यूज़. मैंने आपको बताया कि जब भी एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में रहेगा तो कोएटो हिलान केस भी न्यूज़ में रहेगा. लास्ट टाइम जब कर्नाटक विधानसभा में ये चीज़ें उठी, पार्टीज चेंज होने का मुद्दा आया, तो मैंने आपको बताया कि स्पीकर को ये राइट दिया जाता है टू डिसाइड ऑन द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. जनरली क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पीकर को न्यूट्रल रहने को कहा है कि आप न्यूट्रल रहेंगे, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता, प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाता हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में. और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्पीकर के लिए क्या कहा गया, कि ज़्यादातर जो स्पीकर होता है वो आप देखेंगे कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसी से स्पीकर हो जाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर से ये एक्सपेक्ट करता है कि आप न्यूट्रल रहें, लेकिन मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता. तो स्पीकर के पोस्ट का मिसयूज शुरू हो गया हमारे देश में, क्योंकि फाइनली स्पीकर को ये डिसाइड करना है और स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है, तो ज़्यादातर जो केसेस का जो डिसीजन होता है वो रूलिंग पार्टी के फेवर में आ जाता है. तो रूलिंग पार्टी की तरफ से स्पीकर का जो पोस्ट है, स्पीकर जो पावर है, उसका मिसयूज शुरू हो गया. तो आप कर्नाटका विधानसभा में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप इसका पाएंगे, जहां स्पीकर के पावर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में कोएटो हिलान केस का जिक्र आया, डिस्कशन हुआ कोएटो हिलान केस में. तो कोएटो हिलान केस क्या है, इसको समझने से पहले हम एक बात ये क्लियर कर दें कि स्पीकर को राइट है कि वो डिसाइड करेगा ऑन द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, बट इनिशियली शुरुआती दौर में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि द डिसीजन ऑफ द स्पीकर विल नॉट बी अंडर जुडिशियल रिव्यू. जो स्पीकर का निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं होगा. मतलब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हो सकती, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता. ये स्पीकर के पावर के लिए कहा गया. आगे चल करके फाइनली 92-93 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला, कोएटो हिलान केस. और इस कोएटो हिलान केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर विल बी अंडर जुडिशियल रिव्यू. कोएटो हिलान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का जो डिसीजन है दैट विल नॉट बी अ फाइनल डिसीजन, दैट डिसीजन विल कम अंडर जुडिशियल रिव्यू. तो कर्नाटका में जब ये मुद्दा उठा लास्ट टाइम 2019 में, और अभी आपका मध्य प्रदेश में या राजस्थान केस में, तो ये केस ऑटोमेटिकली न्यूज़ में आया. कोएटो हिलान केस क्या है, तो कोएटो हिलान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द डिसीजन ऑफ स्पीकर विल कम अंडर जुडिशियल रिव्यू. मतलब स्पीकर का निर्णय फाइनल नहीं होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. और जुडिशियल रिव्यू इसीलिए हो सकता है क्योंकि स्पीकर के पद को, स्पीकर के पोस्ट को मिसयूज किया गया और मिसयूज करके अपने फेवर में डिसीजंस करवाए गए. तो स्पीकर का पोस्ट अगर आप मिसयूज कर लेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम में फिर इनस्टेबिलिटी क्रिएट होने लग जाती है. इसीलिए फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है स्पीकर के डिसीजन से, तो दैट पर्सन कैन चैलेंज द स्पीकर्स डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट. उसी केस को कोएटो हिलान केस कहा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के डिसीजन को ऑन द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कहा दैट विल नॉट बी अ फाइनल डिसीजन, दैट विल कम अंडर जुडिशियल रिव्यू. जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फिर हमको कर्नाटका में देखने को मिला, कर्नाटक विधानसभा में, जहां पर स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और बेस उसका रखा गया कोएटो हिलान केस कि स्पीकर का फैसला जो होता है वो फाइनल नहीं होगा. फाइनली सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो सही है या गलत. तो ये कोएटो हिलान केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया और एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने आपको बताया. इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखेंगे, आज अगर हम बात करें कि इस लॉ का क्या रेलेवेंस है, इस लॉ की क्या प्रासंगिकता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप देखेंगे तो इस लॉ को भी अपने अपने तरीके से यूज़ किया जाता है, इसका भी अपना अपना मिसयूज़ हो जाता है. आज भी हमारे यहाँ डिफेक्शन देखिए रुका नहीं है.
जिस तरीके से जो आइडियोलॉजी या जो कॉन्सेप्ट लेकर के हमने इसको बनाया कि हमारे यहाँ ये जो पार्टीज़ फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाती हैं उसको रोका जा सके, जिससे कि डेमोक्रेसी में एक स्टेबल गवर्नमेंट दी जा सके। उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि हम 100% सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ ये कॉन्टीन्यूसली कंटिन्यूड है। लोग पार्टीज चेंज करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, ये आज भी मिसयूज़ हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ हद तक हमने इसको बिल्कुल रोका है, इसीलिए हमारे यहाँ आप देखेंगे तो जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। बट हमारे यहाँ स्टेट की पॉलिटिकल सिस्टम में आप ये पाएंगे कि बहुत रेगुलरली आपको अक्सर ये देखने को मिलेगा कि कोई विधायक नाराज़ हो गया तो वहाँ चला गया, उस पार्टी में चला गया, वहाँ से वहाँ आ गया। पैसे का मिसयूज़ बहुत होता है, पैसे से विधायक खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं पार्टीज़ में आने के लिए। अभी रिसेंटली राजस्थान में जो सचिन पायलट का इशू क्रिएट हुआ, उसमें कांग्रेस ने बीजेपी पर ये एलिगेशन भी लगाया कि विधायकों को खरीदा गया है, 30-30 करोड़ रुपए दिए गए एक एक विधायक को लेकर के। तो इस तरीके से पैसे का पावर, जो मनी पावर है, वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट कर लेता है। अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी की गवर्नमेंट को गिरा देना या उसके विधायक को खरीद लेना, इट्स वेरी कॉमन इन पॉलिटिकल सिस्टम, स्पेशली इन इंडिया, हमारे देश में। लेकिन कुछ हद तक हमने ये कोशिश किया कि हम इसको रोक सके। ये तभी रुकेगा जब हम अपने आप से ऑनेस्ट होंगे, जब हम अपने आप से ऑनेस्ट होंगे, जब हम में पोस्ट को लेकर के, पद को लेकर के कोई एज सच एम्बिशन नहीं होगा कि नहीं हमको राज्य का सीएम बनना है या हमको कोई पद चाहिए। क्योंकि जरा जरा सी बात पर भी हमने देखा है कि अगर थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इशू क्रिएट हो जाते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, जहां चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान और सचिन पायलट के बीच में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए और इस तरीके से वहाँ पर डिफेक्शन शुरू हो गया, इस तरीके से वहाँ पर इशू हुआ। विधायकों को होटल तक में छुपाना पड़ गया, उनको बंद करना पड़ गया, जिससे विधायक इधर उधर ना जा पाए आ पाए। जो हमने लास्ट ईयर कर्नाटका में भी देखा था कि विधायकों को होटल में बंद करना पड़ गया, उनके फ़ोन कॉल्स, उनके फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक तक पर बैन लगा दिया गया कि आप यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन मोटिव ही यही होता है, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो हमेशा ये चाहेगी कि हम किसी तरीके से सरकार बना सकें, हम किसी तरीके से सरकार में आ सके, बाय हुक और बाय क्रुक। तो थोड़ा हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म मांग रहा है, इलेक्शन सिस्टम में रिफॉर्म मांग रहा है। इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ मनी ओरिएंटेड हो गया है, उसमें रिफॉर्म मांग रहा है, जिससे हमारे के यहाँ ऑनेस्टी रहे। और जब आपके देश में ऑनेस्टी रहेगी, पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन फ्री रहेगा पॉलिटिकल सिस्टम, तो इस तरीके का डिफेक्शन ऑटोमेटिकली नहीं होगा। पद का जो है, जो जो लालच एक दिया जाता है, जो पद का एक ऑप्शन दिया जाता है, उस पद का जो इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, इसकी वजह से भी लोग पार्टीज़ को अपना चेंज करने लग जाते हैं कि हम उस पार्टी में चले जाएंगे तो हमको ये पद मिल जाएगा। लोकसभा में तो मुझे याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर पैसे तक उछाले गए थे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट लोकसभा में थी और लोकसभा में अपना वो मेजॉरिटी प्रूफ कर रही थी, और वहाँ पर पैसे तक का जो है शो ऑफ किया गया था, पैसे इस तरीके से उछाले गए थे। तो दैट वाज दी, आई वुड से दैट दैट वाज द बैड डे इन पॉलिटिकल सिस्टम। हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ख़राब दिन था जब इस तरीके से पैसा जो है लोकसभा के अंदर उछाला गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमको रिफॉर्म मांग रहा है इलेक्शन सिस्टम में, अपने पॉलिटिकल सिस्टम में। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारे एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, उन्हें बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए। क्योंकि आप जब पार्टी चेंज कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस पर्सन, उस पॉपुलेशन के साथ भी आप चीटिंग करते हैं जिसने आपको वोट दिया। क्योंकि हमने आपको वोट दिया तो कुछ हम पार्टी के गाइडलाइन या पार्टी के वर्क पर भी हम वोट देते हैं, और हमने आपको वोट दिया कुछ सोच के और पता चला आपने 2 दिन में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, दूसरी पार्टी चेंज कर ली। तो कहीं ना कहीं एक कॉमन पर्सन, एक आम नागरिक जो है, वो अपने आप को चीटेड फील करता है। वो ये देख रहा है कि मैंने जिस पर्सन को वोट दिया उस पर्सन ने पार्टी चेंज कर ली, और पार्टी चेंज करने पर ये नहीं है कि दैट दैट पार्टी
इज द लास्ट पार्टी टू दैट पर्सन, फिर वो कोई और पार्टी चेंज कर लेगा। तो हम जब किसी को वोट देते हैं तो हम वोट एक पर्सन को तो देते ही देते हैं, पर्सन की आइडियोलॉजी, पर्सन की पार्टी और पर्सन की पार्टी की आइडियोलॉजी के बेसिस पर भी हम वोट देते हैं कि हाँ आप इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ एंड आफ्टर स्टडिंग दैट मैनिफेस्टो मैंने डिसाइड किया दैट आई एम गोइंग टू वोट दिस पार्टी और दैट पार्टी। क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है तो मैनिफेस्टोज रिलीज होते हैं, उस मैनिफेस्टो में पार्टीज वादे करती हैं, उस मैनिफेस्टो के बेसिस पर पब्लिक माइंड डिसाइड करती है, माइंड मेकअप करती है कि हमको किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है। अब हमने इस मैनिफेस्टो पर आपको वोट दिया, नाउ व्हाट यू हैव डन दैट यू हैव चेंज योर पार्टी। आपने क्या किया कि आपने पार्टी चेंज कर ली। तो जब आपने पार्टी चेंज कर ली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा जो वोट था वो खराब चला गया, और मेरा वोट खराब चला गया। अब मुझे ये फील होगा कि आपने मुझे चीट किया है। नो, इट इज कंसिडर्ड एज अ चीटिंग with a democracy and it is considered as cheating with that particular voter. Now a voter will feel cheated. एक जो इंसान होगा, एक जो वोटर होगा, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। और अगर पार्टीज इस तरीके से चेंज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है लोकतंत्र को खतरा पैदा होता है। और लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में पैसे की लालच दे करके या पद की लालच दे करके विधायक खरीद लिए जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, सांसद खरीद लिए जाते हैं, और पार्टी गवर्नमेंट गिरा दी जाती हैं, गवर्नमेंट बना ली जाती है जस्ट फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। तो इन सब चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा। हमें अपने देश में एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए वी नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म। जैसा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, हमें चुनाव सुधार करने पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन कई बार कह चुका है दैट इंडिया नीड्स इलेक्शन रिफॉर्म। हमें ज़बरदस्त इलेक्शन रिफॉर्म करने पड़ेंगे, हमें पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म करना पड़ेगा एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो। एक पॉलिटिकल पार्टी का भी एक कर्तव्य है जस्ट टू इंटरस्पेक्ट, और यू कैन से कि वो एनालाइज करे फ्रॉम विद इन कि उसने वो इस तरीके के डिफेक्शंस को रोके। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप में चेंज नहीं करेंगी, नथिंग इज गोइंग टू गेट चेंज, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होने जा रही है। तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए वी नीड सर्टेन रिफॉर्म्स। तब जा कर के हम इस लॉ को और मजबूत कर पाएंगे, इस लॉ को हम और मजबूती से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो इन लास्ट ये आपका लॉ है और क्वेटो हिलान केस रहा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपके अपने कमेंट्स जो भी हैं प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में दीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट दैट क्वेरी इन कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।